स्वीडिश पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग और उनके साथ 11 अन्य कार्यकर्ताओं को लेकर जा रही नाव मैडलिन को इस्राएली सेना ने रोक दिया। 9 जून 2025 को इस्राएली नौसेना द्वारा भूमध्य सागर अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में न सिर्फ इसे रोका गया बल्कि जहाज को अशदोद बंदरगाह पर ले जाया गया। यह अभियान फ्रीडम फोर्टिला कोएल्शिन द्वारा गाजा में मानवीय सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से चलाया जा रहा था। खबरों के मुताबिक मैडलिन नाव पर खाद्य सामग्री जैसे चावल और बेबी मिल्क पाउडर लदी हुई थी, जिसे गाजा की नाकाबंदी को तोड़ते हुए वहां भेजने का प्रयास किया गया। इस अभियान के आयोजकों में जाहिर विरावी, जिन्हें इसराइल और ब्रिटेन द्वारा हमास से जुड़े होने का आरोप लगाया गया, शामिल थे। हालांकि विरावी ने इन आरोपों को नकारा है। इस्राएली रक्षा मंत्री इसराइल कैट्ज ने इस अभियान को प्रोपेगेंडा स्टंट करार दिया और कहा कि यह गाजा में मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए स्थापित आधिकारिक चैनलों के माध्यम से किया जाना चाहिए। इस्राएली अधिकारियों ने यह भी आरोप लगाया कि अभियान के आयोजकों की हमास और हिजबुल्लाह जैसे संगठनों से संबंध है। गिरफ्तारी के बाद इस्राएली अधिकारियों ने थनबर्ग और अन्य कार्यकर्ताओं को 7 अक्टूबर 2023 को हुए हमास हमले का एक वीडियो दिखाया, जिसमें तकरीबन 1200 लोग मारे गए थे और 200 से अधिक को बंधक बनाया गया था। इस्राएली अधिकारियों का कहना था कि यह वीडियो दिखाकर उन्हें यह समझाने की कोशिश की गई कि वे जिस समूह का समर्थन करते हैं उसने क्या अपराध किए हैं। हालांकि उन्होंने थोड़ी देर के बाद डॉक्यूमेंट्री देखने से ही साफ तौर पर इनकार कर दिया। कार्ज ने कहा, थनबर्ग और अन्य ने हमास के अत्याचार को देखने से ही मना कर दिया और सच की तरफ से अपनी आंखें बंद कर ली। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. बता दें कि सभी कार्यकर्ताओं को अशदोद बंदरगाह पर हिरासत में लिया गया और बाद में बेन गुरियन हवाई अड्डे पर ले जाया गया। अदालत में पेशी के बाद उन्हें उनके संबंधित देशों में निर्वासित कर दिया गया। थनबर्ग को फ्रांस के लिए यहीं से रवाना किया गया। इस घटना के बाद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में मिश्रित प्रतिक्रियाएं आई। कुछ देशों और मानवाधिकार संगठनों ने इसराइल की कार्रवाई की आलोचना की, जबकि अन्य ने इसे इसराइल की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम बताया। गाजा में मानवीय सहायता की आवश्यकता को लेकर भी चिंता व्यक्त की गई है। बता दें कि अब तक इसराइली हमले में करीब 55,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है। वहीं लाखों लोग अब बिना भोजन के तड़प रहे हैं। बताया जा रहा है कि ग्रेटा के जहाज को चारों तरफ से घेरने के बाद इस्राएली नौसेना की तरफ से वापस लौट जाने का संदेश जारी किया गया, लेकिन दावा है कि इसके बाद भी जिस जहाज पर ग्रेटा सवार थी वो आगे बढ़ता रहा। इसके बाद इस्राएली नौसेना की शिप ने अपने कब्जे में इसे ले लिया। इससे पहले ग्रेटा ने एक वीडियो जारी कर यह दावा किया कि इसराइल ने उनका अपहरण किया है। हालांकि इसराइल ने इन दावों को झूठा करार देते हुए एक वीडियो जारी किया, जिसमें इस्राएली जवान सभी एक्टिविस्ट को सैंडविच और पानी देते हुए नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सोमवार की आधी रात समंदर में सायरन बजने लगते हैं और इस शिप को चारों तरफ से घेर लिया जाता है। ग्रेटा थनबर्ग का जहाज गाजा के लिए राहत सामग्री लेकर जा रहा था, लेकिन इसे गाजा से कई किलोमीटर पहले इंटरनेशनल वाटर में इस्राएल नौसेना ने अपने कब्जे में ले लिया। यह जहाज 1 जून को इटली के सिसिली से रवाना हुआ था। 9 जून की सुबह यह गाजा में पहुंचने वाला था। इसमें एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग मौजूद थी। उनके साथ ही 11 और एक्टिविस्ट भी शिप पर थे। ये गाजा राहत सामग्री लेकर जा रहे थे, जिसमें दवाइयां और फूड पैकेट्स मौजूद थे। ईरान ने अमेरिका द्वारा पेश किए गए नवीनतम परमाणु समझौते के प्रस्ताव को सिरे से अस्वीकार्य बताते हुए खारिज कर दिया। ईरान अब एक नया और वैकल्पिक प्रस्ताव अमेरिका को ओमान के माध्यम से भेजने की तैयारी में है। ओमान पहले भी कई बार दोनों देशों के बीच गुप्त मध्यस्थता की भूमिका निभा चुका है और एक विश्वसनीय संवाद माध्यम माना जाता है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया, अमेरिका द्वारा दिया गया प्रस्ताव अस्पष्टताओं से रहित था
और यह पिछले 4 या 5 दौर की वार्ताओं का निष्कर्ष भी नहीं था। हम जल्द ही अपना अंतिम प्रस्ताव तैयार करके ओमान के जरिए अमेरिका को प्रस्तुत करेंगे। हमारा प्रस्ताव तर्कसंगत, संतुलित और व्यावहारिक है। हम अमेरिकी पक्ष को कड़े शब्दों में यह सलाह देते हैं कि वे इस अवसर को गंवाएं नहीं। अमेरिका के अपने हित में है कि वह इस प्रस्ताव को गंभीरता से ले और सावधानी पूर्वक विचार करें। अब सवाल खड़ा होने लगा कि आखिर ईरान अमेरिका पर विश्वास क्यों नहीं कर रहा है। ईरान किन शर्तों पर अमेरिका से विश्वास चाहता है, वो भी कानूनी तौर पर। क्या है ईरान की प्रमुख मांगे? आर्थिक और बैंकिंग प्रतिबंधों में पूरी तरह ढील, शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम को आधिकारिक मान्यता, यह गारंटी कि अमेरिका भविष्य में फिर से समझौते से बाहर नहीं होगा, जैसे साल 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने JCPOA से अमेरिका को बाहर कर दिया था। सवाल है कि आखिर ईरान के इस कार्यक्रम से अमेरिका और इसराइल को क्या दिक्कत है? तो कहा जा रहा है कि ईरान ने साल 2015 के JCPOA समझौते की शर्तों से कहीं आगे जाकर यूरेनियम का संवर्धन शुरू किया है। IAEA यानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की हालिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि ईरान ने निरीक्षकों की पहुंच सीमित कर दी है और संवर्धन स्तर खतरनाक सीमा तक पहुंच चुका है। अगर वार्ता विफल होती है तो ईरान ने संवर्धन को और तेज करने और निरीक्षण रोकने की चेतावनी दी है। इधर ईरान ने इसराइल पर बड़ा आरोप लगाते हुए धमकी दी है कि अगर दबाव जारी रहा तो इसराइली परमाणु ठिकानों की गुप्त जानकारियां सार्वजनिक कर देगा। ईरानी गुप्तचर मंत्रालय के मुताबिक हमारे पास इसराइल के परमाणु प्रतिष्ठानों की रणनीतिक जानकारी है, जिसे आवश्यक होने पर सार्वजनिक किया जा सकता है। यह धमकी ऐसे समय आई जब इसराइल लगातार ईरान के परमाणु कार्यक्रम को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चुनौती दे रहा है। दूसरी ओर रूस ने ईरान के संवर्धित यूरेनियम को अपने पास रखने की पेशकश की है ताकि संकट टाला जा सके। वहीं ओमान, जो पहले भी साल 2013-15 के बीच अमेरिका ईरान वार्ता में मध्यस्थ हुआ करता था, अब फिर सक्रिय भूमिका निभा रहा है। ईरान और अमेरिका में परमाणु पर पिछले घटनाक्रम। साल 2015 ईरान और P5+1 देशों के बीच JCPOA का एक समझौता हुआ। साल 2018 में USA यानी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने JCPOA से एक तरफा बाहर होने की घोषणा कर डाली। साल 2019 से 22 तक ईरान ने धीरे धीरे समझौते की शर्तों का उल्लंघन शुरू कर दिया, यानी उन्होंने समझौता मानने से इनकार कर दिया। साल 2023-24 में वार्ता रुक रुक कर चलती रही, पर कोई स्थायी समाधान नहीं निकला। साल 2025 में अब तक ईरान का नया प्रस्ताव, अमेरिका का प्रस्ताव उन्होंने खारिज कर दिया, जिससे तनाव चरम पर है। अमेरिका को स्वीकार नहीं हुआ तो कूटनीतिक रास्ते बंद हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में ईरान यूरेनियम संवर्धन और तेज कर सकता है, जिससे मध्य पूर्व में अस्थिरता और युद्ध का खतरा बढ़ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, विशेषकर यूरोपीय संघ और संयुक्त राष्ट्र को जल्द हस्तक्षेप भी करना होगा।